जी अस्सलाम वालेकुम। IAS-21 की समरी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, IAS-21 के अंदर सबसे पहले जो हम डिस्कशन की थी वो हमने ये की थी, जो क्लास के अंदर सारी बातें हुई हैं उसको ज़रा समराइज़ करें। करेंसी, अच्छा करेंसी याद रखिएगा, तीन किस्म की थी, फंक्शनल, प्रेजेंटेशन, फॉरेन। अब ये क्या थी और इनको कैसे लेके चल रहे हैं, याद रखिएगा। जनरल एंट्रीज़ हमेशा होंगी फंक्शनल करेंसी में। जनरल एंट्रीज हमेशा किस में होंगी? फंक्शनल करेंसी में। अब सवाल ये है कि फंक्शनल करेंसी है कौन सी, तो उसके लिए भाई स्टैंडर्ड ये डेफिनेशन देता है, द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स। अच्छा, लीगल एनवायरनमेंट नहीं, इट इज द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स। हो सकता है लीगली आप पता नहीं दुनिया के किस मुल्क में रजिस्टर्ड हो। द मेन कंसर्न हेयर इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब कैसे पता चलेगा आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कौन सा है? उसके लिए स्टैंडर्ड कहता है कुछ प्राइमरी इंडिकेटर्स हैं, इनसे हेल्प ले लो, अगर ना हेल्प मिल सके तो फिर सेकेंडरी इंडिकेटर से हेल्प ले लो। तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं हमारा प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे पता चलेगा किस कंट्री की करेंसी में डील कर रहा है। तो प्राइमरी इंडिकेटर्स करेंसी में मोहतरम हैं जहां जो करेंसी आपकी सेल प्राइसेस गुड्स की और सर्विसेज की डिटरमाइन कर रही हो, वो करेंसी आपकी फंक्शनल करेंसी समझी जाएगी। जिस कंट्री की कंपेटिटिव फोर्सेस इन्फ्लुएंस कर रही हो आपकी सेल प्राइस को, चीजों की, जिस कंट्री की करेंसी में आप लेबर हायर कर रहे हो, मटेरियल खरीद रहे हो या बाकी कॉस्ट इनकर कर रहे हो। तो जी IAS-21 समझने के लिए सबसे पहला लफ्ज हमने कौन सा पढ़ा जी? फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी कौन सी करेंसी है? जो प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है आपका। अब कैसे पता चलेगा प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कौन सा है? उसमें जो करेंसी आपकी सेल प्राइसेस, जैसे अब रॉयल फैन है पाकिस्तान में चीजें बेच रहा है, तो पाकिस्तान की करेंसी बता रही है ना कि इसकी सेल प्राइसेस क्या सेट करें, या जिस कंट्री की कंपेटिटिव फोर्सेस प्राइस से डिटरमिन करने में हेल्प कर रही हैं। और रॉयल फैन के कंपेटिटर्स भी पाकिस्तान में हैं और रॉयल फैन वाले लेबर और मटेरियल भी पाकिस्तान से हायर कर रहे हैं। तो इट मींस कि ये सारी चीज़ें हेल्प आउट करेंगी ये मालूम करने के लिए कि हमारी फंक्शनल करेंसी क्या है। तो ये एक दो MCQ में सवाल आता है, प्राइमरी इंडिकेटर्स कौन से हैं? तो ये तीन प्राइमरी इंडिकेटर्स हैं। अच्छा, सेकेंडरी इंडिकेटर्स स्टैंडर्ड के पैरा 10 में लिखे हुए हैं। सेकेंडरी इंडिकेटर्स ये हैं कि अगर ऊपर वाले प्राइमरी इंडिकेटर से आपको हेल्प ना मिले तो आप ये देख लो कि एंटिटी ने डेट और इक्विटी कहाँ इशू की है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए में, आपने IFRS 9 भी पढ़ लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कैश डेबिट डिवेंचर क्रेडिट और कैश डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ये किस करेंसी के अंदर आपने की है। यहां से भी आपको अंदाजा हो सकता है कि आपकी फंक्शनल करेंसी कौन सी है। फिर उसके बाद जिस बैंक अकाउंट में आप पैसे रखते हैं वो बैंक अकाउंट में किस करेंसी में पैसे रखते हैं। इन विच रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके जहन में होगा कैश फ्लो। कैश फ्लो में ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं। तो जो ऑपरेशन से आप पैसे उठा के रखते हैं वो किस में रखते हैं, तो डेट इज अ सेकेंडरी इंडिकेटर। तो आमतौर पे वैसे एंटिटीज को प्राइमरी इंडिकेटर लगा के पता चल जाते हैं हमारी फंक्शनल करेंसी कौन सी है। लेकिन अगर प्राइमरी इंडिकेटर्स दो करेंसीज में हो, मिसाल के तौर पे आप डॉलर में जितनी सेल कर रहे हैं उतनी यूरो में सेल कर रहे हैं, अब आपकी डॉलर की सेल भी 10 अरब है, यूरो की सेल भी 10 अरब है, नो यू विल बी कंफ्यूज्ड कि यार मैं सेल तो दोनों करेंसीज में कर रहा हूं, मेरी कौन सी होगी फिर करेंसी। फिर इन द एंड ये नीचे सेकेंडरी इंडिकेटर्स हैं, यहां से आपको फिर हेल्प मिल जाती है। अच्छा, एक करेंसी और है जी स्टैंडर्ड में, डेट इज प्रेजेंटेशन करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी ये थी, शायद किसी को याद हो, जिसमें P&L और बैलेंस शीट बनता है। प्रेजेंटेशन करेंसी में स्टैंडर्ड की तरफ से देयर इज नो गाइडेंस। यू कैन प्रेजेंट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन 500 करेंसीज। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर यूजर्स, इट्स अप टू बैंक जहां से आप लोन लेने गए हैं, इट्स अप टू कंट्री जहां पे आप लीगली रजिस्टर्ड हैं। जितनी मर्जी करेंसीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दें, प्रेजेंट 1000 करेंसीज में कर दें, कोई मसला नहीं।
द करेंसी इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड। अब ये कोई डेफिनेशन तो नहीं है। एन एंटिटी मे हैव मोर देन वन प्रेजेंटेशन करेंसी। अच्छा, एक मेरा एक सवाल है, कैन फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंटेशन करेंसी बी सेम? हाँ, हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, कोई मसला ही नहीं। कैन प्रेजेंटेशन करेंसी एंड फंक्शनल करेंसी बी डिफरेंट? हाँ, हो सकती हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। कैन फंक्शनल एंड प्रेजेंटेशन करेंसी मस्ट बी सेम? नो 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 नो, इट्स मस्ट, ये ऐसा नहीं है कि इट मस्ट बी सेम। हो सकता है पाकिस्तान में आप ऑपरेट कर रहे हो टोटली और प्रेजेंट करते हो आप अपने चाइना के अंदर अकाउंट, क्योंकि आप चाइना में रजिस्टर्ड है। मस्ट बी सेम होना तो जरूरी नहीं है। द फंक्शनल एंड प्रेजेंटेशन करेंसी मस्ट बी डिफरेंट? नहीं, जरूरी नहीं है मस्ट बी डिफरेंट एंड मस्ट बी सेम। हो भी सकती है सेम, नहीं भी हो सकती सेम। इट मे और मे नॉट बी सेम एज फंक्शनल करेंसी। और एक करेंसी किसी को याद हो, एक तीसरी थी, फॉरेन करेंसी। यही तो करेंसी है जिसमें हमें ट्रांजैक्शंस दी होती हैं। व्हाट वी आर सपोज टू डू इन आवर एग्जाम एट कैफ लेवल, कि हमें गिवन होगी फॉरेन करेंसी, हमने उसे कन्वर्ट करना होगा किसमें, फिर आगे फंक्शनल से प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। इज नॉट इन योर स्कोप एट कैफ लेवल। आपको सिर्फ यह दिया होता है कि हमारी फंक्शनल करेंसी पाक रुपीज है और हमने इंपोर्ट किया प्लांट बाहर के मुल्क से। एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल इज कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी तो कुछ इसके आसान सी डेफिनेशन है, अ करेंसी अदर देन अ फंक्शनल करेंसी इज कॉल्ड एज अ। ये डिस्कशन होगी हमारी करेंसी के एतबार से। अगली डिस्कशन है जी IAS 2021 में बड़ी इंपॉर्टेंट, आइटम्स। ये लफ्ज़ नोट कीजिएगा, आइटम्स। इट्स नॉट एसेट्स और लाइबिलिटीज, इट्स आइटम्स, क्योंकि इसमें एसेट्स भी आने हैं और लाइबिलिटीज भी आनी है। तो आइटम्स लफ्ज़ यूज हुआ है। अच्छा, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, ये आप लोगों ने जब रिवीजन करे होना ना, तो जरा ये ध्यान रखना है कि जब IFRS 9 की बात होगी ना, तो IFRS 9 के अंदर ये लफ्ज़ नहीं है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। IFRS 9 के अंदर अलग लफ्ज़ हैं और उनकी अलग डेफिनेशन है। दैट इज अ फाइनेंशियल एसेट एंड अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, एंड हियर द वर्ड्स यूज्ड आर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। अब मॉनेटरी क्या है? डेफिनेशन, यूनिट्स ऑफ करेंसी हेल्ड, पैसे अपनी जात के अंदर मॉनेटरी आइटम है। इसमें तो कोई एग्जांपल भी देने की जरूरत नहीं है। पैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। Assets and liabilities to be received in cash, debtors to be received in cash, creditors to be paid in cash in a fixed number of units. Examples: debtor, creditor, loan receivable, loan payable, interest receivable, interest payable, cash, bank. Investment in debentures is a loan receivable. Investment in debentures is a loan receivable. Current tax liability. अच्छा, DTL DTA अकाउंट में कैश तो इन्वॉल्व नहीं होता, आपको पता है, IAS 12 आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन स्टिल इन द एंड डेफर करके जब भी लाइबिलिटी पे होती है वो करंट टैक्स के जरिए रूट करके पे होती है। इसलिए डेफर टैक्स लाइबिलिटी एसेट को कुछ बच्चे समझते हैं कि ये नॉन मॉनेटरी है, लेकिन आपने इसको मॉनेटरी में डालना है। लीज रिसीवेबल, लीज पेबल। अच्छा जी, नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी कौन से हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन इट। एवरी आइटम अदर देन मॉनेटरी इज अ non-monetary. So examples are property, plant and equipment, intangibles, right of use, biological asset, investment property, investment in shares. Honda Atlas कार ने जनरल टायर को पैसे दिए, अब it is a right to receive goods, it is not a right to receive money. Advance from customers, advance from customers. Honda Cars ने सरासिफ से पैसे लिए एडवांस में, कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट। इट इज नॉट अ लाइबिलिटी टू पे कैश, इट इज अ लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स। प्री पेमेंट्स, इट इज अ राइट टू रिसीव बिजली। इक्विटी आइटम्स, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, दिस आर द नॉन मॉनेटरी। या इन्वेंट्री भी, इन्वेंट्री नहीं यहां हमने डाली हुई, इन्वेंट्री भी नॉन मॉनेटरी है। ये तो सबसे बड़े नॉन मॉनेटरी आइटम्स में एक मिसाल है। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट,
ये जो मॉनेटरी आइटम्स है ना, डेटर, क्रेडिटर, इनको आपने डेटर और क्रेडिटर को क्या करना होता है? डेटर और क्रेडिटर को आपने सबसे पहले रिकॉर्ड करना होता है एट स्पॉट रेट। सबसे पहले रिकॉर्ड करना होता है एट स्पॉट रेट, डेटर, डेबिट, सेल, क्रेडिट। ईयर एंड पे आपने इसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से भी गुजारना होता है। तो दो बातें हो गई मॉनेटरी आइटम्स, इनिशियल रिकॉग्निशन, डेटर, डेबिट, सेल, क्रेडिट एट स्पॉट रेट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ईयर एंड पे अगर डेटर ही है तो क्या करें? अगर डेटर ही है और डेटर से हमने 50 रुपए लेने थे और वो रिकॉर्ड हुआ डेटर 50 रुपए पे, लेकिन अब वो करेंसी 52 रुपए की हो गई है, तो क्या डेटर को 50 पे पड़ा रहने दें या डेटर को 2 से बढ़ा दें? एक्सेलेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट रीट्रांसलेटेड एट द रेट रूलिंग एट द बैलेंस शीट डेट। एक्सचेंज डिफरेंस कहां लेके जाए फिर? P&L में। अच्छा, नॉन मॉनेटरी आइटम्स टेक्निकल हैं, आप समझ लें आज की मेन बहस हमारी ये है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स। असल में नॉन मॉनेटरी आइटम्स के अंदर ना दो बातें हैं, कुछ नॉन मॉनेटरी आइटम्स हमने कॉस्ट पे रखे होते हैं और कुछ को फेयर वैल्यू पे लेके जाते हैं, वहां से गेम फिर पड़ती है। इनिशियल मेजरमेंट जिसको मैं कह सकता हूं, इनिशियल रिकॉग्निशन और मेजरमेंट किस पे होगी? इनिशियल रिकॉग्निशन मेजरमेंट इनकी होगी, इनिशियल मेजरमेंट बल्कि मुझे लफ्ज़ यूज करना चाहिए, इनिशियल मेजरमेंट इनकी होगी स्पॉट रेट पे। और जो सब्सिक्वेंट, यानी कि प्लांट खरीदा आपने $50 का, तो $50 को मल्टीप्लाई कर दें 300 रुपए से, अगर डॉलर 300 रुपए का, $50 का प्लांट ज़रब 300 रुपए का $1, 50 ज़रब 300 पे प्लांट को बुक कर दें। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट डिपेंड करती है कि आपने इसको कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है अगर, तो फिर ये मलंग है नॉन मॉनेटरी आइटम, ना छेड़ें इस मलंग को, लीव इट, इसको अपने हाल पे छोड़ दें। नो रीट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड एट, अब कॉस्ट मॉडल पे कोई रिटर्न, लेकिन अगर आपने इसको IS 16 के मुताबिक रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है तो भाईजान ये MCQs में भी बड़े हाई लेवल पे टेस्टिंग कर रहा है। फिर वो अगर आपने इनको रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है तो अब आपने ईयर एंड का लफ्ज़ यूज नहीं करना पेपर में, अब आपने कहने इट शुड बी ट्रांसलेटेड, इसको ले जाएं लेटेस्ट वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे, लेटेस्ट जो रेट है, जो लेटेस्ट रेट एक्सचेंज का जिस दिन फेयर वैल्यू डिटरमिन हुई। और नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में अगर 6 महीने बाद अकाउंट्स बन रहे हैं तो 6 महीने बाद फेयर वैल्यू लगा लें, साल बाद अकाउंट्स बन रहे हैं साल बाद फेयर वैल्यू लगा लें, कुछ एंटिटीज हैं 6-6 महीने बाद भी अकाउंट्स बनाती हैं। जब भी आप इसके फेयर वैल्यू डिटरमिन करें साथ ही इसको लेटेस्ट रेट पे ले जाए। अब वो कितने का था प्लांट की जगह समझ लें वो लैंड है, अब वो लैंड हमने खरीदी $50 की ज़रब 300, अब लैंड भी हो गई $55 की और डॉलर भी हो गया 302 रुपए का। अब 55 ज़रब 302 करेंगे, इट मींस के रीट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड एट लेटेस्ट रेट। उसको तो लाना पड़ेगा फिर लेटेस्ट रेट पे, फिर उसको अपने हाल पे नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो कब नॉन मॉनेटरी आइटम्स को, बोलें कब नॉन मॉनेटरी आइटम्स को लेटेस्ट रेट पे लाना पड़ता है? जब आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो, और अगर हो सकता है IS 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो उसको भी फेयर वैल्यू पर आप रख सकते हैं, और हो सकता है IFRS 9 में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को FVTPL FVTOCA पे ला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स को आप FVTPL FVTOCA पे ला रहे हैं, हर जगह फिर आपको करना पड़ेगा। ये जरा आपको नजर नहीं आएगा, मैं पढ़ देता हूं। रीट्रांसलेट एट द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट द डेट व्हेन द फेयर वैल्यू इज, एंड अगला फड्डा आता है कि एक्सचेंज गेन लॉस कहां लेके जाना है। अगर तो वो IS 16 है और गेन आया है तो CI में ले जाएं, अगर IS 16 है और लॉस आया है और पहले कोई गेन नहीं पड़ा हुआ तो P&L में ले जाएं, वही सारी डिस्कशन जो IS 16 में होती थी। और अगर वो IS 40 वाला है तो डायरेक्टली गेन आया है तो P&L में ले जाएं, लॉस आया है तो भी P&L में ले जाएं, और अगर वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स FVTPL है तो गेन आया तो P&L में ले जाएं, लॉस आया तो P&L में ले जाएं, और अगर वो FVTOCI है
तो गेन आया तो ओसीआई में ले जाए, इधर तो लॉस भी ओसीआई में जाता है, IFRS 9 में याद रखिएगा। ओसीआई मॉडल में लॉस भी डायरेक्ट ओसीआई में जाता है, चाहे पहली दफा ही लॉस क्यों ना आया हो। सो दैट वाज अबाउट IAS 21।